हेलो फ्रेंड्स, यदि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो मेरी ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकती है। मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया, भोपाल मध्य प्रदेश से। सबसे पहले आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इत्मीनान से सर्च कीजिए, बैठिए, सोचिए, समझिए, परिवार के लोगों से मिलिए और दिमाग में बैठा लीजिए 3 गलती मत कीजिए। प्रॉपर्टी खरीदने के पहले आप 3 गलती मत कीजिए कि बिना टाइटल का मतलब होता है कि आपने ये संपत्ति किसके नाम थी, पिछले 15 से 20 सालों में किस किस के नाम रही है। तो आप ये देख लीजिए क्योंकि आप लोग ले तो लेते हैं प्रॉपर्टी, लेकिन उसका रिकॉर्ड चेक नहीं करते। दूसरी गलती करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाने की आपको जल्दी पड़ती है। संपत्ति मिली और आपको मैंने देखा है कई लोगों को संपत्ति खरीदने की इतनी जल्दी रहती है कि, और हो भी क्यों ना, अधिकतर लोगों को ये लगता है कि बहुत मुश्किल से हमारी मन मर्जी की मन माफिक एक अच्छी जगह पर प्रॉपर्टी मिल रही है, या तो प्लॉट हो या मकान हो या फ्लैट हो, तो लोग जल्दीबाजी करते हैं, रजिस्ट्रेशन की जल्दी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन कराने के पहले आप अपने एग्रीमेंट को आराम से पढ़िए। कहीं कोई ऐसी लाइन ना हो कि जो आपको लाखों का नुकसान करवा दे। तो एक तो सेकंड ये कि आप अपने रजिस्ट्रेशन कराने के पहले एग्रीमेंट को आराम से पढ़िए। ये गलती मत कीजिए कि आप एग्रीमेंट पढ़ें ही ना और रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच जाएं। तो यहाँ आपको सतर्क रहना है। तीसरी गलती करने से आपको ये बचना है, तीसरी गलती से बचना है। मैं गलती बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ कि लोग गलती करने के वजह से ही फंस जाते हैं, इसलिए गलतियाँ ना हो, इसलिए गलतियों को दोहराया जा रहा है कि गलती ना हो। तीसरी गलती ये करते हैं लोग कि ईसी यानी एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट नहीं देखते। ईसी का मतलब होता है जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई हमसे पहले किसी ने खरीदी है, मान लो आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आपके पहले किसी ने खरीदी है, उसका कोई होम लोन तो नहीं चल रहा है, कोई केस तो नहीं चल रहा है। होम लोन आजकल बहुत आसानी से प्राइवेट कंपनियां दे देती हैं, इसलिए होम लोन चलना बहुत आसान सी बात है, बहुत सामान्य सी बात है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। अगर ये 3 गलतियां आप नहीं करते तो ये मान के चलो कि प्रॉपर्टी आप एक साफ़ सुथरी और बहुत अच्छे तरीके से खरीद रहे हैं, आपको आगे भविष्य में कोई गलती नहीं होगी। प्रॉपर्टी के केस इतने लंबे आते हैं ना, मतलब प्रॉपर्टी के जब केस आते हैं तो ये, चूँकि ये सिविल का मामला होता है, इतने लंबे खिंच जाते हैं कि लोगों की जीवन भर की कमाई लग जाती है और लोग परेशान होते रहते हैं। इसलिए मैं आज आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं मैंने, उनको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती हूँ कि किसी भी तरह की संपत्ति खरीदने के पहले आप जो मैंने पहले बोला वो गलतियां ना दोहराएं। और सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती हूँ कि क्या करना चाहिए। कि सबसे पहले देखें कि बेचने वाला असली मालिक है कि एजेंट है कि सेकंड सेलर है। कई बार प्रॉपर्टी में एक मालिक होता है, एक बायर होता है, एक खरीदार होता है और एक बेचने वाला होता है। तो वो प्रॉपर्टी लगभग ठीक रहती है, अगर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो ठीक रहती है। कई बार क्या होता है, अगर उसका असली मालिक है, संपत्ति का मालिक नहीं है, उसके 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, तो पेरेंट्स की संपत्ति बच्चों में डिवाइड हो जाती है। एक कानूनी रूप से प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कानूनी अधिकार बन जाता है। लेकिन कोई 1 या 2 व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स है, किसी को बेचता है वो। अब आप लोगों को लग रहा है कि प्रॉपर्टी अच्छी मिल रही है,
उसको खरीद लिया जाए। उसकी सारी चीज़ें आपने चेक की, उसकी आपने इनकम्बेंसी चेक की, ईसीजी से बोलते हैं, एनकम्बेंस एनकम्बेंस सॉरी, ये शब्द बोलने में थोड़ा अटकता है। एनकम्बेंस नॉर्मली हम लोग ईसी बोलते हैं। तो ईसी सर्टिफिकेट, इसका मतलब होता है कि ये संपत्ति में किसी तरह का लोन तो नहीं लिया है, या इसमें कोई केस तो नहीं चल रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर वो छुप के बेच रहा है, बाकी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उस संपत्ति के और भी हकदार है, अगर वो बेच रहा है सामने वाला और उनको नहीं पता, तो वो बाद में केस करेंगे, आपका केस कोर्ट में जाएगा, फिर आप परेशान होंगे। इससे अच्छा है कि आप पूरी तरह छानबीन कर लें। इसके बाद आप ये देखें कि लैंड यूज़ कैसे हो रही है ना। अगर आपने कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, देखें कि ज़मीन रेजिडेंशियल है या एग्रीकल्चर है। अगर अब प्लॉट है या लोकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो है तो ठीक है, वरना आप मत लीजिए। क्योंकि अधिकतर क्या होता है शहरों में कि एग्रीकल्चरल लैंड को, कृषि करने वाली खेती को प्लॉट काट के और बिल्डर से मिलके बेच देते हैं। उस पे लोग क्या करते हैं कि वो एग्रीकल्चर है, ओरिजिनल जो खेती है वो एग्रीकल्चरल है, लेकिन उसको प्लॉट काट के और प्लॉट्स की उसकी रजिस्ट्री करवा देते हैं। और उस पे क्या होता है कि जो मार्केट प्राइस जा रहा है उससे आधे में वो रजिस्ट्री करा देते हैं, तो रजिस्ट्री का पैसा भी कम लगता है, स्टाम्प ड्यूटी कम लगती है, जो देना ज़रूरी होता है कम लगती है, और कुछ कैश लेते हैं, कुछ बैंक के द्वारा लेते हैं या चेक से लेते हैं, जैसा भी लेते हैं। तो कुछ शो करते हैं और कुछ शो नहीं करते, तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी कम लगती है। लोग इस लालच में भी ले लेते हैं, तो लालच में मत आइए। क्योंकि वो अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसमें रेसिडेंशियल, जब तक सरकार कोई उसमें अपना प्रोजेक्ट ना चलाए कि भाई हाँ ये कॉलोनी काट रहे हैं, इस वजह से ये सारी ये एग्रीकल्चरल लैंड को हम आवासीय घोषित करते हैं। यहाँ जो प्लॉट कट रहे हैं तो वो आपको रजिस्ट्री को द्वारा आप खरीद सकते हैं। क्या होता है, आप लोगों ने रजिस्ट्री करा ली, प्लॉट ले लिए, रजिस्ट्री करा ली, लेकिन अगर उसमें मकान भी बना लेते हैं लोग, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। फिर सरकार उसको प्रॉपर अप्रूव नहीं करता। उसमें क्या होता है कि ना तो आपको सीवेज लाइन मिलती है। मैं देखती हूँ बहुत सारे आजकल बहुत हो रहा है, हमारे देश की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि लोगों को जहाँ जगह मिल रही है व्यक्ति वहीं रहना चाह रहा है। ना सीवेज लाइन होती है, ना इलेक्ट्रिसिटी रहती है, ना आपको पानी की लाइन रहती है, ना आपको रोड रहती है, रोड भी नहीं रहती है। खेतों के बीच से जैसे तैसे करके लोग जाकर बना लेते हैं कि सस्ते में बन जाएगा, फिर रह रहे हैं और इतनी मुश्किल से वहाँ से निकलते हैं किसी तरह से। ठीक है, मानती हूँ कि परेशानियाँ होती हैं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बजट है, ठीक ठाक है, और आप एक ठीक ठाक जगह लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि संपत्ति हम पूरे जीवन भर की कमाई लगा देते हैं। एक तो ये, दूसरा अगर आपने ले ली है तो फिर आप जिस बिल्डर से ले रहे हैं उस पर अप्रूवल ज़रूर लीजिए। अगर आपने ऐसा प्लॉट ले लिया है कि जिसमें एग्रीकल्चर था लेकिन प्लॉटिंग करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो उसका आप अप्रूवल ज़रूर कराइए। उसका जो ओनर है, जो असली मालिक है उस कृषि भूमि का, जिसने प्लॉट करवाया है और बिल्डर के द्वारा उसको बेच रहा है, तो उससे आप अथॉरिटी ज़रूर लीजिए। एक तो ये हो गया। उसके बाद आप अगर आप खरीद रहे हैं और कोई बेच रहा है,
उसका सेल एग्रीमेंट ज़रूर बनवाइए। अगर वो आनाकानी करे कि आपको ये करवा देते, इसमें ये पॉइंट नहीं डालते, ये क्लॉज नहीं डालते, सिंपल आपका नाम पता उसने लिखवाया और ख़ुद का नाम पता लिखवाया और ज़्यादा कोई डिटेल नहीं डाल रहा, तो आप बोलिए आप इस संपत्ति की पूरी डिटेल एग्रीमेंट में लिखवाइए। और जो एग्रीमेंट हो रहा है उसमें प्राइस कितना है और पेमेंट आपने कैसे किया है, बैंक से किया है या चेक दिया है या कैश दिया है, आप एग्रीमेंट में ज़रूर लिखाइए। भला ही आपने कितने पे रजिस्ट्री करा रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन एग्रीमेंट में आपने क्या दिया और कितना बाकी, ये डिटेल आप ज़रूर लिखवाइएगा। उसके बाद आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अच्छे से समझिए, पढ़िए और उसके बाद रजिस्ट्री कराइए। संपत्ति आपकी है। इसके बाद आप देखिए, जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी देना ज़रूरी होता है। स्टाम्प ड्यूटी आपको इसलिए देना ज़रूरी होता है कि कल यदि मान लो आपके साथ कल का कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप दावा कर सकते हैं कि भाई हमने ये रजिस्ट्रेशन कराया है, ये रजिस्ट्री कराई है और इसकी स्टाम्प ड्यूटी दी है, सरकार की जो बनती है हमने स्टाम्प ड्यूटी दी है, हमें अधिकार दिलाया जाए। यदि बिल्डर ने किया है तो रेरा में आप शिकायत कर सकती हैं, वहाँ पर भी आपको स्टाम्प ड्यूटी के द्वारा ही सारी चीज़ें होंगी, तो आपको आपका पैसा रिफंड मिलेगा, आपका जो नुकसान हुआ है वो कंपनसेशन मिलेगा और आपके हित में ही कानून खड़ा है, आपको न्याय मिलेगा। इसके बाद आता है कि लोग मुझसे पूछते हैं स्टाम्प ड्यूटी देना क्यों ज़रूरी होता है, हम ऐसे नहीं खरीद सकते क्या, और रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो बहुत पैसा लगेगा, मतलब सॉरी रजिस्ट्रेशन बोल रहे हैं, रजिस्ट्री कराएंगे प्लॉट की, फ्लैट की या कोई मकान ले रहे हैं उसकी, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने रजिस्ट्री कराई है, स्टाम्प ड्यूटी ज़रूर लगेगी, जितनी भी उसमें शो कर रहे हैं स्टाम्प ड्यूटी ज़रूर लगेगी। स्टाम्प ड्यूटी लगने के बाद ही आपका अधिकार बनता है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप कोर्ट में जाएं, आपको न्याय मिलेगा। ये लाइन बार बार मैं इसलिए दोहरा रही हूँ, कोर्ट में जाएं, ये करें वो करें, क्योंकि यदि आपने अपनी ड्यूटी के साथ साथ आपके अधिकारों के साथ साथ अपनी ड्यूटी भी समझ लिए, अपने कर्तव्य भी समझ लिए, तो आपकी और सभी की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आप लोगों को समझा सकेंगे कि आप भी, कि जो मकान खरीदता है या प्लॉट खरीदता है या फ्लैट खरीदता है, लोग उससे पूछते हैं कि कहाँ खरीदा आपने, रिश्तेदार पूछते हैं, लोग पूछते हैं, फ्रेंड्स पूछते हैं, तो आप उनको सही जानकारी दे सकें। केवल और केवल कानून के लिए कोर्ट कचहरी थाना ये जिम्मेदार नहीं होते। हम आम व्यक्ति जो समाज के एक स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, समाज के रीति नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हमें भी कानून का पालन भी करना चाहिए और कानून का उल्लंघन ना हो तो अपने कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। जब अपनी बारी आती है प्रत्येक व्यक्ति की, तो वो कानून को तो बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करता है, अपने अधिकारों को बताता है, और कर्तव्यों का जब मामला आता है तो हम सब थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य सही से निभाए तो पहली बात तो फ्रॉड ना हो, और अगर किसी के हमने कोई संपत्ति ली है और सब ठीक ठाक रहा है, आप लोगों ने कोई संपत्ति ली, सब ठीक रहा, और आपसे कोई पूछ रहा है तो उसे भी आप सही जानकारी दे सकें, ये आपका कर्तव्य बनता है। और कानूनी जानकारी रखना ये आपकी सतर्कता और सावधानी वाला नज़रिया है, जो एक अच्छे नागरिक होने की निशानी है। इसके बाद आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि संपत्ति ले लिए
और उसके कि भाई हाँ ठीक है अभी पोजीशन नहीं दे रहे हैं तो पोजीशन ज़रूर लीजिए, पोजीशन लीजिए। म्यूटेशन जो हो रहा है जिसके जिन भी स्तरों से होकर जितने भी चेन के द्वारा आप तक प्रॉपर्टी आ रही है तो उन चेन को भी आप फॉलो कीजिए। आप अपने पोजीशन लें, म्यूटेशन करवाएं और अपने आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में आना ज़रूरी है। और आप सब बहुत समझदार हैं। मैंने ये नोट्स देखकर इसलिए बोलने की कोशिश की क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं हम अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन मुझे सुनने वाले देखने वाले हमारे आम नागरिक होते हैं जो कि हम अपनी पूरे जीवन भर की कमाई इकट्ठा करके किसी भी प्लॉट में इन्वेस्ट कर देते हैं, फ्लैट में इन्वेस्ट कर देते हैं या दूर दराज में कोई मकान ले लेते हैं। और आजकल संपत्ति के मामले बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, बहुत बढ़ गए हैं और संपत्ति के मामलों में भाईचारा नहीं होता, इसलिए भाईचारा बने रहे और हम सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं, अच्छे से रहें। इसलिए संपत्ति के मामले में आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे, कानूनी जानकारी चाहिए तो आप मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, डीएम कीजिए और अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आज मैं इतना ही बोलूँगी। आपको जिस भी सब्जेक्ट में पूछना हो पूछ लीजिए। कानून आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।